मंगोल कौन थे? मंगोलिया के रहने वाली एक जनजाति का नाम था। और दोस्तों बर्बर जनजाति थी, मतलब खून के प्यासे। ठीक है, यानी कि जहां पर भी जाते थे मार काट करते थे। ठीक है, और बिल्कुल शक्ति के दम पर ये आगे लगातार क्षेत्रों को जीतते चले जाते थे। मंगोल एक बर्बर जनजाति थी। ठीक है, तो भारत भारत की तरफ भी आते हैं मंगोल। आपने सुना होगा कि तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी। ठीक है, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तो अपने को लिखना कैसे है वो देख लो एक बार, अगर लिखना आ जाएगा शुरुआत में तो अपन अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इंडिया का जो मैप है उसकी उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे मेरे से परफेक्ट नहीं बन पाएगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है। ठीक है, अब देखो ये मैंने इंडिया का मैप बना दिया। और ये बात गाइज कब की चल रही है? 12वीं और 13वीं शताब्दी की है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों यहाँ तक, मतलब पाकिस्तान पूरा, ठीक है, और अफगानिस्तान तक, तो भारत की सीमाएं यहाँ तक फैली हुई थी। राइट, तो देखो यहाँ पर एक पहाड़ आता है, जैसे कि अरावली पर्वतमाला है भारत के अंदर। तो भारत की उत्तर और पश्चिमा सीमा में, ये भारत की कौन सी सीमा है? उत्तर और पश्चिम सीमा। कौन सी सीमा है? उत्तर और पश्चिम सीमा। ठीक है, यहाँ पर एक पहाड़ है, ठीक है, ऐसे करके। और इस पहाड़ का नाम है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत इस पहाड़ का नाम है। ठीक है, और दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। अब देखो जो मंगोल थे दोस्तों, मंगोल मंगोलिया के रहने वाले थे, और यहां से ये भारत की तरफ आना चाहते थे। ठीक है, भारत की तरफ आना चाहते थे। अब देखो एक साम्राज्य था, उसका नाम आपको याद करना है यहां पर कहीं। ठीक है, जहां पर आज के टाइम पर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान है। ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं यहां पर बना देता हूं एक स्थान। ठीक है, इसका नाम था ख्वारिज्म राज्य। क्या नाम था इसका? ख्वारिज्म राज्य। यहाँ पर ये ब्लैक कलर की डॉट है, ये क्या दिखा रही है? ख्वारिज्म राज्य। ख्वारिज्म राज्य, ठीक है, इतना याद रखो। और आज के टाइम पे देखोगे कि कौन से मतलब ख्वारिज्म राज्य में कौन कौन से देश आते थे? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। नहीं याद रहे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ख्वारिज्म राज्य का एक राजकुमार था जिसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? जलालुद्दीन मंगबरनी। वेरी गुड जेद। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन मंग मंगबरनी। मंगबरनी, ध्यान रखना इस बंदे का नाम जलालुद्दीन मंगबरनी था। ये कहां पर रहता था? ख्वारिज्म राज्य का एक राजकुमार था। ठीक है, तो मंगोल थे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि बर्बर जनजाति थी। ठीक है, मार काट करके इलाकों को जीतते रहते थे, और बीच में कोई भी राजा आता था, ठीक है, उसको भी मार देते थे, और उसका जो राज्य है वो हथिया लेते थे। ठीक है, और जितना भी साम्राज्य के अंदर धन दौलत थी उसको लूट लेते थे। तो जलालुद्दीन मंगबरनी दोस्तों, ये अपनी जान बचाने के लिए मंगोल मंगोल के जो लोग थे, ठीक है, मंगोल जनजाति के लोगों ने जलालुद्दीन मंगबरनी, ठीक है, इसका जो राज्य था ख्वारिज्म राज्य, उस पर हमला कर दिया। ख्वारिज्म राज्य समाप्त हो गया हमेशा के लिए। और जो जलालुद्दीन मंगबरनी है वो भाग करके कहां पर आ गया? भारत के उत्तर और पश्चिमा भारत के उत्तर और पश्चिम राज्य में। ठीक है, मंगोलों ने ख्वारिज्म राज्य को समाप्त कर दिया, क्योंकि क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इलाके जीतना चाहते थे। और ख्वारिज्म राज्य के जो राजकुमार था, ठीक है, राजा तो पहले ही मर गया था, जो राजकुमार था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो भाग करके भारत के उत्तर और पश्चिम प्रांत में आ जाता है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम देखो ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ये इंडिया की मतलब इंडिया को देखते हुए डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? उत्तर और पश्चिम तो हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये भारत की तरफ आ जाता है। अब देखो यहां पर मतलब ये जो इस टाइम पर 12वीं और 13वीं शताब्दी में, आपको पता है कि सन 1206 ईस्वी में, देखो मैं मंगोल समस्या क्या थी? मंगोल समस्या ये थी कि जो दिल्ली के जो राजा हुआ करते थे 12वीं और 13वीं शताब्दी के, ठीक है, सल्तनत काल के राजा, इनको लगता था कि मंगोल जनजाति के जो लोग हैं वो भारत पर भी आक्रमण कर सकते हैं, भारत भी आक्रमण कर सकते हैं। यही समस्या क्या क्या कहलाई?
मंगोल समस्या। तो मंगोल जनजाति के लोगों ने दोस्तों ख्वारिज्म राज्य को नष्ट कर दिया। यहाँ पे था ख्वारिज्म, ख्वारिज्म, यहाँ पे मैं येलो कलर के डॉट बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ख्वारिज्म राज्य था, इसको बर्बाद कर दिया मंगोल जनजाति के लोगों ने। अब ये लगातार आगे की तरफ बढ़ते आ रहे थे। तो जलालुद्दीन मंगबरनी जो कि राजकुमार था, कहाँ का राजकुमार, ये ख्वारिज्म राज्य का राजकुमार था, ये भागता हुआ ये भारत की तरफ आ गया, भारत की उत्तर और पश्चिम प्रांत में ये आ गया। और इस टाइम पर दोस्तों, इस टाइम पर भारत पर शासन कौन कर रहा था, इस टाइम कर रहा था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। तो देखो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मंगोलों से निपटने के लिए, मंगोल समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सल्तनत के राजाओं ने मंगोल समस्या से निपटने के लिए, निपटने के लिए सल्तनत काल के राजाओं ने 3 दृष्टिकोण अपनाए। ये तीनों दृष्टिकोण आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, एक तो पृथकता की नीति, सल्तनत काल के राजाओं ने मंगोल समस्या से निपटने के लिए 3 तरीके अपनाए या 3 दृष्टिकोण अपनाए, पृथकता, तुष्टीकरण, ठीक है, और विरोध। पृथकता क्या होती है, मतलब अपने आप को अलग रखना। जैसे कि गली मोहल्ले में कोई लड़ाई हो जाती है तो हम सोचते हैं कि यार मैं क्यों पढ़ूं लड़ाई के अंदर, ठीक है, मैं अलग रखता हूं अपने आप को, मैं नहीं जाऊंगा इस लड़ाई में। तो पृथकता की नीति यही कहलाती है। तुष्टीकरण की नीति क्या कहलाती है, जब आप सामने वाले बंदे को, ठीक है, सामने वाले बंदे को खुश करने की कोशिश करते हो, ठीक है, अगला कैसे भी करके खुश रहे, तो वह नीति कहलाती है तुष्टीकरण की नीति। विरोध की नीति आप समझते हो कि आप अपने अधिकारों को, अपने हितों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हो, चाहे आप बल का प्रयोग करते हो, हथियारों का इस्तेमाल करते हो, तो यह नीति विरोध की नीति कहलाती है, ठीक है। इल्तुतमिश ने मंगोल समस्या से निपटने के लिए पृथकता की नीति अपनाई, ठीक है। अब देखो जानी जाती थी, ठीक है। तो अब देखो पृथकता की नीति ये पढ़ेंगे अपन, पहला दृष्टिकोण यही होगा हमारा। तो इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश इस टाइम पर भारत का राजा था, ठीक है, सल्तनत काल की तरफ से वो शासन कर रहा था भारत पर इस समय, ठीक है। तो देखो इल्तुतमिश को पता लग गया था कि जो जलालुद्दीन मंगबरनी है, ठीक है, ध्यान से समझ से चले जाना, कि इल्तुतमिश को पता लग गया था कि जो जलालुद्दीन मंगबरनी, जलालुद्दीन मंगबरनी है, ठीक है, वो भारत की सीमाओं के अंदर घुस चुका है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने यहां पर जलालुद्दीन मंगबरनी को भगाने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया, उसने इस मामले से अपने आप को दूर रखा, ठीक है। तो देखो चंगेज खान, मंगोलों की तरफ से चंगेज खान वो पीछा कर रहा था इसको, जलालुद्दीन को मारने के लिए। जलालुद्दीन मंगबरनी जो कि ख्वारिज्म साम्राज्य का एक राजकुमार था, चंगेज खान जो कि एक मंगोल जनजाति का राजा था, वो इसको मारने के लिए भारत की तरफ भाग रहा था, ठीक है। जलालुद्दीन भी भारत पहुंच गया और इस टाइम पर भारत का राजा था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है। तो अब इल्तुतमिश ने सोचा कि मैं इस मामले से अपने आप को दूर रखता हूं, अपने आप को दूर रखता हूं। ऐसा क्यों किया दोस्तों, क्योंकि इल्तुतमिश ने ऐसा सोचा अगर मैं इस मैटर में पड़ा, ठीक है, चंगेज खान है वो इसका पीछा कर ही रहा जलालुद्दीन मंगबरनी को मारने के लिए, ठीक है। इल्तुतमिश ने सोचा अगर मैं इस मामले में, इस मसले में पड़ा, तो जो मंगबरनी है, मंगबरनी, ठीक है, ख्वारिज्म साम्राज्य का राजकुमार, ये कुबाचा के साथ में, ठीक है, ये कुबाचा के साथ में और खोखरों के साथ में ये संधि कर लेगा, ये दोस्ती कर लेगा, और मुझे खतरा हो सकता है, मेरे साम्राज्य को खतरा हो सकता है। तो कुबाचा कौन था, देखो सन 1206 ईस्वी में, सन 1206 ईस्वी में खोकर कौन होते हैं, एक तो भारत वाला पंजाब है, एक पाकिस्तान वाला पंजाब है। तो पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर एक जनजाति पाई जाती है खोकर, ठीक है। खोकरों के मतलब जो पूर्वज थे वो ईरान के रहने वाले थे और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये आकर के बस गए होंगे किसी जमाने में। तो दोस्तों खोकर भी एक बर्बर जनजाति थी। तो इल्तुतमिश को लगता था कि खोकर, कुबाचा,
खोखर, कुबाचा और मंगबरनी है वो साथ में मिल सकते हैं। मैं इनके नाम वापस से लिख दे सकता हूँ। खोखर एक जनजाति का नाम था जो कि पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर रहा करती थी, खोखर, ठीक है, खोखर। और एक मंगबरनी खुद था ख्वारिज्म राज्य का राजकुमार। और एक कुबाचा, कुबाचा कौन था? मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके पास में कौन सा इलाका था? उच्छ नाम से एक इलाका था, उच्छ नाम से एक इलाका था। कहां पर पड़ता था? पंजाब, जो कि पाकिस्तान वाला है, ठीक है, पाक। उच्छ कहां पर स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इल्तुतमिश ने सोचा कि मैं इस मैटर में पड़ गया तो खोखर, मंगबरनी और कुबाचा, ठीक है, ये मुझे मार देंगे, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का नामो निशान मिटा देंगे। अब देखो चंगेज खान का क्या हो रहा था। चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान ने मतलब एक दूत भेजा, एक दूत भेजा किसके दरबार में? इल्तुतमिश के दरबार में, इल्तुतमिश के दरबार में, कि आप इस मैटर में मतलब हमें सलाह दो किस तरह से काम करना चाहिए, कहां पर वो छुपा है। लेकिन दोस्तों इल्तुतमिश ने यहां पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा था। और ये जो चंगेज खान था, मंगोल जनजाति का राजा, ये 1227 ईस्वी में मर गया था, ठीक है। अब मंगबरनी का क्या हुआ दोस्तों? मंगबरनी, ठीक है, मंगबरनी, मंगबरनी ने एक न्योता भेजा। मंगबरनी छिपा हुआ था भारत के अंदर। मंगबरनी ने एक न्योता भेजा इल्तुतमिश के पास में कि इल्तुतमिश उसको अपने दरबार के अंदर राजनीतिक शरण दे, राजनीति यानी कि कुछ दिनों के रहने के लिए जगह दे। तो मंगबरनी का जो न्योता था वो इल्तुतमिश के पास में गया कि मुझे कुछ दिनों के लिए मतलब भारत में छिपने के लिए राजनीतिक शरण चाहिए। अब देखो इल्तुतमिश यहां पर क्या कहता है कि भारत की जलवायु अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ख्वारिज्म साम्राज्य का जो राजकुमार है वो भारत के अंदर टिके, क्योंकि जितने दिनों तक ये टिका रहेगा, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे, दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य था उसको खतरा हो सकता था। तो भारत की जलवायु अच्छी नहीं है, यह कहकर जलालुद्दीन मंगबरनी को मतलब इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। इल्तुतमिश से पूछा कि मैं आपके यहां पर कुछ दिन रुक सकता हूं, तो इल्तुतमिश ने क्या बहाना दिया कि भारत की जलवायु आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए जो जलालुद्दीन मंगबरनी था दोस्तों, ठीक है, मतलब वो भी 1224 तक, 1224 ईस्वी तक भारत के बाहर चला गया, मतलब कोई इंटरेस्ट उसको रहा नहीं, तो भारत के बाहर चला गया। कौन चला गया? मंगबरनी, मंगबरनी चला गया। दोस्तों ये थी इल्तुतमिश की पृथकता की नीति। मंगोल समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सुल्तानों ने दूसरी नीति अपनाई, उसका नाम क्या था? तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण क्या होता है? सामने वाले को खुश करना, ठीक है। इस समय पर कौन भारत पर शासन कर रहा था? इल्तुतमिश के बाद में इल्तुतमिश की जो बेटी थी जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान वो शासन कर रही थी। मात्र 4 सालों के लिए शासन किया है, लेकिन दोस्तों क्या बेहतरीन एक मुस्लिम शासिका थी जो कि मर्दों के लिबास में दरबार के अंदर आती थी। और जो तुर्कान ए चहलगानी थे, जो सरदार हुआ करते थे, बड़े बड़े 40 सरदार, वो झुकते थे रजिया सुल्तान के आगे, क्योंकि बहुत बहादुर एक महिला थी, किसी से डरती नहीं थी। रजिया सुल्तान इस समय पर भारत की शासिका थी, एक प्रथम मुस्लिम शासिका। तो देखो मंगोल समस्या से निपटने के लिए रजिया सुल्तान ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, ठीक है, तुष्टीकरण की नीति अपनाई। राइट, बिल्कुल सही है सलीजा पांडे। 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया है रजिया सुल्तान ने, ठीक है। अब देखो जो मंगोल थे ना, मंगोल थे पहले तो वो कहां तक सीमित थे? वो कहां तक सीमित थे मंगोल? सिंधु नदी के उस पार। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैप बना करके। ये जैसे कि अपन मैप ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इंडिया का मैप, और अपन समझते हैं कि अब देखो यहां पर बहती थी सिंधु नदी, सिंधु नदी यहां पर बह रही है, ठीक है। तो इस तरफ मंगोल थे
और इस तरफ दिल्ली सुल्तान तथा उनकी सेनाएं थी। ठीक है, तो प्राकृतिक विभाजक का काम करती थी ये जो सिंधु नदी होती थी। अब देखो, ये जो मंगोल थे ना, ये लाहौर और मुल्तान तक आ गए थे, यानी कि उस समय पर भारत के हिस्सा हुआ करता था लाहौर और मुल्तान, तो लाहौर और मुल्तान तक आ पहुंचे थे और भारत पर लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ठीक है, अब देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हसन करलग। हसन करलग बमियान का रहने वाला था। बमियान, बमियान एक जगह का नाम है जो कि वर्तमान अफगानिस्तान के इलाके में पड़ती है। हसन करलग इसने क्या कहा रजिया सुल्तान से कि आप एक काम करो, आप विद्रोह करो, आप अगर लड़ाई नहीं करोगे तो दिल्ली की सत्ता पर खतरा हो सकता है, मंगोल हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं भारत की तरफ। तो रजिया सुल्तान ने ऐसा कह के टाल दिया कि नहीं, मैं तुष्टीकरण की नीति अपनाऊंगी, मैं तुष्टीकरण की नीति अपनाऊंगी। क्योंकि इस समय पर क्या चल रहा था, देखो चंगेज खान है, चंगेज खान वो तो मर गया था 1227 ईस्वी में। ठीक है, तो इसके जो बेटे थे, इसके जो बेटे थे ना चंगेज खान के, मंगोलों को राजा था चंगेज खान, मर गया था। ठीक है, तो इसके बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। तो फिलहाल जो मंगोल साम्राज्य था वो कमजोर स्थिति में था। तो रजिया सुल्तान ने माना कि मैं क्या लड़ाई करूंगी, ठीक है, मेरी सेना का नुकसान होगा, हथियारों का नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो रजिया सुल्तान ने कहा कि तुष्टीकरण की नीति अपनाऊंगी, कि मतलब मैं विद्रोह की स्थिति में नहीं आऊंगी, मैं डायरेक्ट युद्ध नहीं करूंगी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल चंगेज खान मर चुका है 1227 ईस्वी में, उसके जो बेटे हैं वो वहां पर गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही वो कमजोर है, मंगोल साम्राज्य वो कमजोर है, तो इसलिए मैं तुष्टीकरण की नीति अपना रही हूं, मैं उनके खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं करूंगी। हसन करलग ने रजिया सुल्तान को सजेशन दिया था कि आप मंगोलों के खिलाफ आप विद्रोह कर दो, उनके खिलाफ युद्ध कर दो। तो रजिया सुल्तान ने यहां पर तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। ठीक है, देखो 1240, 1240 आपको क्या लिखना है कि सन 1240 से लेकर 1266 ईस्वी तक भारत में अब मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया। 1240 तक मंगोलों का जो आक्रमण है वो रुका रहा, क्योंकि रजिया सुल्तान ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। और जो इल्तुतमिश था उससे पहले, रजिया सुल्तान के जो पापा थे उन्होंने उन्होंने भी पृथक्करण की नीति अपनाई, मतलब हर मसले से, हर लड़ाई से अपने आप को दूर रखा, तो मंगोलों का आक्रमण नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों, मंगोल हैं 1240 और 1266 के बीच में काफी ज्यादा अब आक्रमण बढ़ जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं बात करूं सन 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों की तरफ से अटैक किया गया, लाहौर पर अटैक मंगोलों की तरफ से, राइट, और लाहौर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। इसी तरह से दोस्तों, नसरुद्दीन के शासनकाल में बलबन द्वारा, अब देखो टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, पहले तो ये याद रखो कि सल्तनत काल में कितने राजवंशों ने शासन किया है, तो मैं लिख देता हूं GKTSL। ठीक है, जी का मतलब गुलाम वंश, के का मतलब खिलजी वंश, टी का मतलब ताजमहल, सॉरी तुगलक वंश, एस का मतलब सैयद वंश, एल का मतलब लोधी वंश। ठीक है, ये शुरुआत के जो चार थे, ये तुर्की देश से थे, ये तुर्की देश से लोधी वंश है दोस्तों, लोधी वंश के जो राजा थे वो अफगानिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कि सल्तनत काल में गुलाम वंश पहले आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, अब देखो 1240 और 1266 के बीच में मंगोलों की आक्रमण बढ़ता चला गया। 1241 ईस्वी में लाहौर पर अटैक करके मंगोलों ने सारा कुछ बर्बाद कर दिया, लाहौर बर्बाद किया गया। अब देखो, गुलाम वंश के एक राजा थे बलबन, बलबन बलबन को लगता था, जो कि गुलाम वंश का राजा था, उसको लगता था कि अगर तुष्टीकरण की नीति अपनाई या पृथक राह में, तो दिल्ली का राजपाट छीन सकता है। सल्तनत काल में जो भी विशेष कार्य हुए, हमने जो भी भारत के इलाके जीते हैं, वो हमसे छीने
जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मंगोल है लगातार भारत की तरफ बढ़ते आ रहे थे, अब व्यास नदी तक आ गए। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये सुना है ना, 5 नदियां हैं। तो इसमें से एक नदी है व्यास नदी, वहां तक आ पहुंचे थे मंगोल। मंगोल लगातार भारत की तरफ बढ़ते आ रहे थे। अब देखो, बलबन ने विद्रोह नीति का पालन किया। बलबन ने विद्रोह नीति का पालन किया, और बलबन के विशेष प्रयासों से मंगोलों को व्यास नदी के उस पार ही रखा गया। व्यास नदी को पार कर रहे थे, लेकिन बलबन ने अपनी सेना को भेजकर व्यास नदी से पीछे उनको कर दिया। ठीक है, अब देखो बलबन के टाइम पर ही दोस्तों, यहां पर जो अमीर सरदार हुआ करते थे, अमीर सरदार जो कि दरबार के अंदर ही बैठा रहा करते थे, अमीर सरदार। ठीक है, तो बलबन को वो आदेश देते हैं, मतलब सलाह देते हैं, आदेश तो क्या देंगे, खुद राजा है बलबन। तो अमीर सरदार बलबन को आदेश देते कि सम्राट, आप गुजरात आप गुजरात और मालवा पर अटैक कर दो, क्योंकि वहां से धन दौलत भी मिल सकता है, और सल्तनत काल का जो प्रसार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बलबन ने उन अमीर सरदारों को क्या कहा कि तुम लोगों को गुजरात और मालवा जीतने की पड़ी है, मंगोल लगातार भारत पर अटैक करने के लिए मतलब आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा जो ध्यान है वो दिल्ली पर रहेगा। मेरा जो ध्यान है वो दिल्ली पर रहेगा, गुजरात और मालवा को तो मैं बाद में देख लूंगा, दिल्ली बचे रहेगी, तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। तो बलबन ने मंगोलों के विरुद्ध बल एवं कूटनीति का इस्तेमाल किया। ठीक है, कूटनीति का इस्तेमाल किया। तो बलबन ने दोस्तों दिल्ली और दिल्ली के जो आसपास के इलाके थे, जैसे कि पंजाब, ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, यहां पर उसने जो किले हुआ करते थे, जो फोर्ट्स हुआ करते थे, जैसे कि समाना का किला, समाना एक जगह का नाम है जो कि पटियाला के अंदर आती है। ठीक है, पटियाला पंजाब में है। तो समाना का किला और सुनाम का किला, सुनाम भी दोस्तों पंजाब के अंदर एक और जगह है संगरूर, ठीक है, वहां पर पड़ता है। तो समाना, सुनाम, यहाँ के जो किले थे उनका फोर्टिफिकेशन किया गया, मतलब मजबूत किलों का निर्माण किया गया, आसपास में बड़ी बड़ी दीवारें वो बनाई गई। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा नए नए सैनिकों की भर्ती भी की। अब जो बलबन का बेटा था, इसका नाम क्या था? मोहम्मद। बलबन का बेटा क्या नाम था? मोहम्मद। ठीक है, अब मोहम्मद को आदेश देता था, बलबन कहता था जा बेटे, तो मंगोलों को पीछे करके आ, उनको हरा के आ। तो मोहम्मद के नेतृत्व में सैनिक अभियान भेजता रहता था बलबन। ठीक है, अब 1285 ईस्वी में बलबन के बेटे की मौत हो जाती है लड़ते लड़ते मंगोलों से। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो मंगोल थे वो अक्सर मतलब भारत पर शासन करना नहीं चाहते थे। ठीक है, वो लूटपाट के उद्देश्य से आगे बढ़ते रहते थे, नए नए इलाकों पर खोज करते रहते थे। ठीक है, 1295 ईस्वी तक मंगोलों ने दिल्ली पर अधिकार करने की कोई इंटरेस्ट, कोई भी इच्छा नहीं दिखाई। ठीक है, 1285 में मर गया मोहम्मद मंगोलों से लड़ते लड़ते। और दोस्तों कहा जाता है कि 1295 ईस्वी तक जो मंगोल थे मतलब दिल्ली पर अधिकार नहीं करना चाहते, अब वो भी थोड़ा सुस्त पड़ रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों खिलजी वंश चालू हो जाता है बलबन के बाद में। ठीक है, गुलाम वंश के बाद में भारत में कौन सा वंश आता? अभी बताया मैंने, गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो खिलजी वंश के एक राजा रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, राइट। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी दोस्तों मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना किया, कई सारे सैनिक अभियान भेजे थे अलाउद्दीन खिलजी ने, सैनिक अभियान भेजे थे। ठीक है, और दोस्तों क्या किया? किलों की मरम्मत करवाई, नए नए किले बनवाए। ठीक है, दिल्ली के बाहर एक मतलब ऐसी दीवार बना दी कि मतलब सैनिक रहते थे वहां पर, छावनी टाइप की, कि मंगोल हैं दिल्ली को अटैक नहीं कर सके। नए नए सैनिकों की भर्ती कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से दिल्ली को बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी समय पर क्या होता है, मंगोलों का एक जो ताकतवर सरदार था, मंगोलों का एक जो ताकतवर सरदार था, जिसका नाम क्या था? दावा खान। दावा खान बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हुआ करता था, मंगोलों का नेतृत्व लीड किया करता था। तो सरदार दावा खान की हो जाती है डेथ।
ठीक है, ये सबसे बड़ा सरदार था मंगोलों की तरफ से। अब दोस्तों सरदार ही जब मर गया तो सेना को गाइड कौन करेगा, भारत में आगे बढ़ने के लिए कौन राह दिखाएगा? तो मंगोल हैं ये पड़ जाते हैं कमजोर, मंगोल अब कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों फिर भी कुछ छुटपुट आक्रमण भारत की सीमाओं पर होते रहते हैं। अंतिम आक्रमण मंगोलों की तरफ से भारत में, अंतिम आक्रमण कब हुआ? एक राजा था मंगोलों का, तरमासिरिन, तरमासिरिन। ठीक है, तरमासिरिन का कार्यकाल देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं, कौन से टाइम की ये बात चल रही है। मंगोलों का भारत पर अंतिम आक्रमण 1326 और 1327 के आसपास हुआ था, और मंगोलों के राजा तरमासिरिन के नेतृत्व में हुआ था। तो अपन क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में, क्योंकि एक बेहतरीन आंसर में एक तो इंट्रो पार्ट होता है, एक मेन कंटेंट होता है, फिर कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष। क्या लिखेंगे अपन कि जो दिल्ली के जो सुल्तान थे उन्होंने दिल्ली को और भारत को सुरक्षित बचाए रखा मंगोलों से, और मंगोल समस्या का सफलतापूर्वक समाधान किया। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमें सल्तनत काल की जो शक्ति होती है उसके बारे में स्पष्ट पता चलता है। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या लिख सकते हैं कि जो भारत के उत्तर और पश्चिम सीमा प्रांत में, ठीक है, जो कलाकार रहते थे, जो विद्वान रहते थे, जो कवि रहते थे, मूर्तिकार रहते थे, चित्रकार रहते थे, वो दोस्तों भाग करके कहां पर आ गए? दिल्ली के अंदर आ गए। अब दोस्तों एक समृद्ध मुस्लिम संस्कृति का विकास भारत में होगा। ठीक है, जहां पर युद्ध वगैरह होते हैं वहां पर कलाकार, कवि, चित्रकार, मूर्तिकार ये सब थोड़े रहते हैं, तो वो सब भाग करके दिल्ली आ गए। अब समृद्ध मुस्लिम संस्कृति वो अब बनेगी, जैसे कि भारत के अंदर मदरसे, मस्जिदें, मकबरे, महल, किले, बावड़ियां, सराय, ये सब कुछ बनाया गया। नंबर फर्स्ट से मैं आपको पहले तो पढ़ाता हूं कि अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपरा, ये आ सकता है इस बार, क्योंकि इन सब परंपराएं काफी बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, और इस बार यात्रा वृत्तांत इस चैप्टर से आ सकता है। ठीक है, वो भी अपन पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरबी और फारसी लेखन। आई थिंक किसी का ये डाउट भी था कि अरबी और फारसी लेखन, एक बार आप बता देंगे तो बेहतर होगा। अरबी और फारसी ऐतिहासिक, बिल्कुल ये समझते हैं ऐतिहासिक परंपराएं, अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपराएं, बस इतना लिखा हुआ सवाल के अंदर, और ये टिप्पणी लिखने में आएगा। ठीक है, इस पर अपने को 100 शब्दों में लिखना है, 10 नंबर का ये सवाल होगा, अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपराएं। देखो सीधा सा ये समझ लो कि भारत के अंदर 1000 ईस्वी तक, भारत के अंदर 1000 ईस्वी तक कौन सी भाषा चलती रही? अरबी भाषा। ठीक है, क्योंकि अरब के जो व्यापारी थे, अरब के जो व्यापारी थे वो भारत के अंदर आते थे, अरबी भाषा का इस्तेमाल करते थे। राइट, और अरबों की तरफ से दोस्तों आक्रमण भी हुआ इस समय। तो अरबी भाषा बोली जाती थी 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी के बाद, 1000 ईस्वी के बाद भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोले जाने लगी? फारसी। और मुगलों की तो ये दरबार की भाषा हुआ करती थी, उनकी तो राजभाषा हुआ करती थी, यानी कि कोर्ट कचहरी और जो विभागों के जो काम होते थे, राजा अपने मंत्रियों के साथ में भी फारसी भाषा में बात किया करते थे। ठीक है, अब देखो आपको आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं, देखो ये भी लिख के आ सकते हो आप कि जैसे कि मतलब बर्नी ने काफी सारी किताबें लिखी हैं, राइट, और भी काफी सारे लेखक हुए हैं, जैसे कि आरिफ हुआ है, ठीक है, अहमद सरहिंदी हुए हैं। तो इन्होंने इतिहास क्यों लिखा है, इतिहास लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे ही मध्यकाल के लेखक हैं, उन्होंने इतिहास लिखा। तो आखिर क्यों मतलब इतना वक्त गवा दिया किताब को लिखने में? इतिहास क्यों लिखा जाता है? देखो इतिहास अगर लिखते हैं अपन, ठीक है, इतिहास क्यों लिखते थे पहले के टाइम के लेखक? क्योंकि वो राजा को खुश करना चाहते थे। राजा सोने की अशर्फियां और जमीनें वगैरह दिया करता था, तो राजा से पुरस्कार प्राइज पाने के लिए जो मध्यकाल के लेखक रहते थे, मध्यकाल के लेखक रहते थे, वो किताबें लिखते रहते थे, क्योंकि राजा से वो इनाम, सोने की अशर्फियां, ये सब पाना चाहते थे। और दोस्तों इतिहास क्यों लिखा जाता है, इसका दूसरा कारण है
कि भावी पीढ़ी जो आने वाली जनरेशन है उसको नॉलेज मिले कि क्या घटित हुआ है पहले के टाइम पे, कौन कौन युद्ध लड़े गए हैं। अब देखो, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो मतलब हमें तत्कालीन समय यानी कि उस समय पर समाज में किस प्रकार के संघर्ष चलते थे। संघर्ष का मतलब यहां पर युद्ध और तनाव होगा, और किसने किसके खिलाफ साजिश की, ठीक है, प्रशासन कैसा था वो पता चलता है कि पहले के टाइम पे, जैसे कि मुगलों के टाइम पे प्रशासन, सल्तनत काल के टाइम पे प्रशासन, राजपूतों का प्रशासन। तो इसलिए इतिहास लिखा जाता है। हमें आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, हमें आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, और दोस्तों हमें इतिहास से ही पता चल जाता है वास्तुकला, यानी कि पहले के टाइम पे मस्जिद, मकबरे, महल, किले, बावड़ियां, ये सब क्यों बनाया जाता था, ठीक है। वास्तुकला के बारे में पता चलता है, हमें इतिहास लेखन से चित्रकला के बारे में पता चलता है, और हमें धर्म के बारे में पता चलता है, राइट। हमें शैक्षणिक व्यवस्थाओं के बारे में चलता है, यानी कि किस प्रकार से लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, सैन्य व्यवस्था के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इतिहास लेखन क्यों किया गया सल्तनत काल में और मध्यकाल में, क्योंकि पहली बात है कि राजा से इनाम पाना चाहते थे, दूसरी बात है भावी पीढ़ी को नॉलेज मिलता रहे, ठीक है, और तीसरा कारण है कि तत्कालीन समय के, यानी कि दोस्तों उस समय के, तत्कालीन का मतलब होता है उस समय के संघर्ष, तनाव, साजिश, प्रशासन, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, धर्म, शैक्षणिक और सैन्य व्यवस्थाओं के बारे में पता चल सके। इसलिए दोस्तों मध्यकाल और सल्तनत काल में लेखकों द्वारा इतिहास लेखन किया गया। अब हमारा सवाल है कि अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपरा, आप इंट्रो ऐसा लिख सकते हो, इंट्रो बेहतरीन होगा तो एग्जामिनर आगे पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, वो सीधा ही नंबर दे सकता है आपको अगर उसका मूड सही रहा तो अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपरा में क्या लिखना आपको, देखो अरबी इस समय की जो भाषा थी वो इस्लामिक जगत की भाषा थी। अरबी इस समय इस्लामिक इस्लामिक जगत की भाषा थी, ठीक है। अरबी भाषा है वो जहां पर भी इस्लाम धर्म के लोग रहते थे उनकी भाषा थी, ठीक है। अतः उस समय का लेखन का कार्य अरबी भाषा में किया गया। अब देखो, जिस भी भाषा का ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, उसी भाषा में लेखन का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो अरबी भाषा के जो लेखन के कार्य हैं तो उनके कार्यों में जीवन, ठीक है, अरबी भाषा में जो लेखन का काम हुआ है उसमें हमें राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता है, राजनीतिक घटनाओं के बारे में पता चलता है, राजनीतिक घटनाओं के बारे में पता चलता है। इसके अलावा शिविर कहानियों, दोस्तों जो कैंप होते हैं उनमें क्या क्या चलता रहता था, ठीक है, शिविर कहानियों के बारे में पता चलता है। अब आपने पूछा कि प्रारंभिक अरबी लेखन इसनाद की परंपरा क्या होती है, ठीक है, इसनाद। अब देखो, अरबी लेखन में इसनाद की परंपरा विकसित हुई। इसनाद क्या है, एक प्रकार की परंपरा है, एक प्रकार का ट्रेडिशन है। इसनाद एक प्रकार का परंपरा है या ट्रेडिशन है। इसनाद परंपरा में क्या होता है गाइज, कुरान और हदीस में लिखी बातों का अनुसरण किया जाता है। इसनाद परंपरा में क्या होता है, कुरान, ठीक है, कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र किताब है, हदीस भी एक पवित्र किताब है। तो कुरान और हदीस के अंदर जो बातें लिखी हैं उनको फॉलो किया जाता है, उनका अनुसरण किया जाता है, और पवित्र सत्य तक पहुंचने की कोशिश की जाती है कि खुदा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, और खुदा से ही संबंधित अन्य सच, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति, एक भक्त खुदा की अनुभूति कैसे कर सकता है, उनका साक्षात्कार कैसे कर सकता है, उनको फील कैसे कर सकता है, ये होता है पवित्र सत्य, ठीक है। तो इसनाद परंपरा ये अरबी भाषा के लेखन कार्य में विकसित हुई। इसके अंदर क्या करते थे लेखक कि कुरान और हदीस के अंदर जो बातें लिखी गई हैं उनको वो फॉलो करते थे और पवित्र सत्य तक पहुंचने की कोशिश करते थे। तो अपनी जो भी किताब वगैरह जो लिखते थे तो उसके अंदर पवित्र सत्य तक कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में अरबी भाषा के जो लेखक थे वो बताते थे। तो इस परंपरा को क्या कहा गया, इसनाद परंपरा, ठीक है। तो इसनाद परंपरा कैसे विकसित हुई,
ठीक है। इसके अंदर पवित्र सत्य के बारे मतलब पहुंचने की कोशिश की जाती थी। और ऐसे ही एक किताब है फुतुह उल बुल्दान, जो कि अल बालादुरी के द्वारा लिखी गई। ठीक है। अब देखो, अल मसूदी एक और विद्वान है। ठीक है, अल मसूदी, इन्होंने जो भी लेख लिखा है, इन्होंने अरबी लैंग्वेज के अंदर हिस्ट्री लिखी है। अरबी लैंग्वेज के अंदर अल मसूदी ने हिस्ट्री लिखी है। तो इन्होंने दोस्तों भौगोलिक पर्यावरण यानी कि जो जियोग्राफिकल जो सीन होते हैं उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, कि मतलब जहां पर भी अल मसूदी है वो रहा करते थे, उन्होंने अपने आसपास के वातावरण के बारे में बताया था कि यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पे पठार है, यहाँ पे नदियां हैं, झरने हैं, घाटियां हैं। ठीक है, तो अल मसूदी ने अरबी भाषा के अंदर भौगोलिक वातावरण को स्थान दिया था। भौगोलिक वातावरण को स्थान दिया था। ठीक है। और 11वीं शताब्दी में जो अरबी लेखन का काम होता था, अरबी भाषा में जो चीजें लिखी जाती थी, उसमें क्या क्या होता था, मतलब शासक और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में, जो राजा हुआ करते थे और उनसे जुड़ी हुई कहानियों के बारे में लिखा जाता था। ठीक है। अब देखो, दो विद्वान और हैं। ठीक है, दो विद्वान और हैं, मुसाबी अल मुसाबी। दोस्तों मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस चैप्टर में इसी प्रकार के नाम आएंगे, आपको याद करने होंगे। याद रह जाए तो अच्छी बात है, नंबर अच्छे मिलेंगे फिर। अल मुसाबी और अल कुर्तुबी, अल मुसाबी और अल कुर्तुबी, इनकी रचनाओं में हमें क्या मिलता है, दरबार की राजनीति। अल मुसाबी और अल कुर्तुबी ने अरबी भाषा के अंदर लेखन का कार्य किया है। और दरबारी लेखन दरबारी लेखन और दरबार में किस तरह की राजनीति चलती थी उसके बारे में बता रखा है। देखो, इस चैप्टर को आप यूट्यूब पे पढ़ने जाओगे तो आपको 10 या 15 मिनट का ये चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो इस चैप्टर के साथ में अन्याय है, इनजस्टिस होगा, क्योंकि 10 या 15 मिनट में क्या समझाया जा सकता है आप खुद जानते हो। तो मुझे कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 4 दिन का टाइम इस चैप्टर को लगा था। मैंने एक एक बात आपको समझाई थी। अरबी भाषा में लेखन के कार्य में और क्या लिख सकते हैं अपन, एक लेखक थे जिनका नाम था अल उतबी। अल उतबी इनका नाम था। ठीक है, इनका नाम याद रहे ना रहे, आपको इनकी किताब का नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि ये काफी फेमस किताब है। इतिहास में काफी बार इनका इस किताब का नाम आता है, तारीख ए यमीनी। तारीख ए यमीनी। इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, जो कि मोहम्मद गोरी से पहले आया था। ठीक है, गजनी का रहने वाला था ये मोहम्मद गजनी। और सुबुक्तुगीन, सुबुक्तुगीन। ठीक है, सुबुक्तुगीन कौन था, गजनी वंश का संस्थापक था ये, गजनी वंश का संस्थापक था। ठीक है, सुबुक्तुगीन कौन था, गजनी वंश का संस्थापक था। तो तारिक ये यमीनी, सबसे पहली बात, ये क्या चीज है, ये एक किताब है। ठीक है, और ये किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है, अरबी भाषा में लिखी गई है। इस किताब में हमें क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, मोहम्मद गजनी के बारे में और सुबुक्तुगीन के बारे में, जो कि गजनी वंश का संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, और अरबी भाषा के अंदर क्या लिखा गया है, मतलब जो राजवंश हुआ करते थे, ठीक है, राजवंश हुआ करते थे, कैसे उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अलग अलग जगहों पर अपना शासन स्थापित किया है। तो अरबी भाषा के लेखन में यह सब काम हुआ है। फारसी लेखन परंपरा में क्या लिखना है कि अरबी भाषा में तो सिर्फ समाज का और धर्म का इतिहास बताया गया था, लेकिन फारसी भाषा के अंदर राजनीतिक इतिहास भी बताया गया। ठीक है, राजनीतिक इतिहास में क्या आता है, राजा की लाइफ। ठीक है, राजा की लाइफ और कुलीन वर्ग के जो लोग थे, कुलीन का मतलब होता है दरबार के अंदर जो अमीर सरदार हुआ करते थे, जिनके पास में काफी जमीनें वगैरह, काफी धन दौलत रहा करती थी, और दरबार के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन थे वो सब लिया करते थे। तो राजा की जिंदगी और कुलीनों की जिंदगी, कुलीनों ने किस प्रकार से षड्यंत्र रचे और कुलीनों किस प्रकार से राजा को हटाया, ये सब हमें राजनीतिक इतिहास के बारे में मिलता है। अब आप एक एक करके कुछ किताबों के नाम याद करते जाओ। ठीक है, इनके लेखक के नाम भी एक बार देख लो, याद हो जाए तो। मिनहाज सिराज,
मिनहाज सिराज ने एक बुक लिखी है फारसी भाषा में, तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी एक किताब लिखी है, ठीक है, जिसमें दोस्तों गुलाम वंश के बारे में बताया गया है। गुलाम वंश का दूसरा नाम मामलुक वंश भी था। मामलुक वंश भी गुलाम वंश का ही दूसरा नाम था। ऐसे ही दोस्तों जियाउद्दीन, वो भी एक इतिहासकार थे, जियाउद्दीन, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। तो तारीख ए फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है, ठीक है। तो तबकात ए नासिरी इस किताब का नाम रट लो, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही इस किताब का नाम रट लो। ये फारसी लेखन के काम हुए हैं, ठीक है। अब अकबर को समर्पित, अकबर को डेडिकेटेड एक बुक है फारसी भाषा में, उस किताब का नाम क्या है? तारीख ए अल्फी। तारीख ए अल्फी। अल्फी में ए सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब है अकबर से संबंधित ये किताब है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको एक बार रट लो। फारसी भाषा में लेखन के काम, तबकात ए नासिरी, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए अल्फी। दो किताब ऐसे हैं जिसमें पहला नाम तारीख आ रहा है, ठीक है। अल्फी का मतलब अकबर याद रखना, फिरोज शाही का मतलब फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है, और तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी जी, क्योंकि गुलाम वंश का एक राजा था नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद गुलाम वंश का 8वां राजा था, ठीक है। उसी के लाइफ पर तबकात ए नासिरी लिखी गई है, ठीक है। अब देखो आगे लिखते हैं, इकबाल नामा, इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, जहांगीर की लाइफ से रिलेटेड है, और ये भाषा किस में लिखी गई है? सॉरी, ये किताब है, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों फारसी की जो किताबें थी, फारसी लैंग्वेज में जो इतिहास लिखा गया ना, उसके अंदर दोस्तों ना तो शिक्षित वर्ग की चर्चा में हमें मिलती है, ना विद्वानों की चर्चा हमें मिलती है, और जो संत रहा करते थे, चाहे वो सूफी संत हो, ठीक है, संतों की चर्चा हमें नहीं मिलती है फारसी के इतिहास कार्यों में। ठीक है, तो फारसी लेखन के कार्य में शिक्षित वर्ग, विद्वान संतों की चर्चा नहीं मिलता, इनका डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो मिनहाज सिराज का मैंने नाम बताया था अभी आपको, मिनहाज सिराज क्या लिखता है वो? फारसी भाषा में क्या लिखता है मिनहाज सिराज? कि कोई व्यक्ति अगर निचली जात का है, लेकिन वो अगर मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, एफर्ट्स देता है, कोई व्यक्ति अगर निचली जात में पैदा हुआ है तो मेहनत करके वो अपने लाइफ में काफी ज्यादा एक्सेल कर सकता, काफी ऊंची जगह पर पहुंच सकता है। मिनहाज सिराज ने इस तरह की बातें लिखी हैं, जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया, किसका एग्जाम्पल दिया? एक माली था जिसका नाम था लड्डा माली, ठीक है। लड्डा माली गरीब था, ठीक है, गरीबी से काफी ज्यादा लड़ा, लेकिन बहुत पैसा हो गया था। इसके अलावा दोस्तों मनका नाम से एक रसोइया था, मनका रसोइया, ठीक है। इसके अलावा बाबू नायक, बाबू नायक जुलाहा था, बाबू नायक जुलाहा था, लेकिन अपनी मेहनत के दम पे काफी ज्यादा आगे बढ़ा। तो मिनहाज सिराज इस तरह की बातें भी हमें बताता है। इसके बाद में दोस्तों मोस्ट अवेटेड लेखक इतिहास के अबुल फजल भी आते हैं। अबुल फजल ने अपने लेखन में अरबी और फारसी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया है, दोनों परंपराओं का इस्तेमाल किया है। अबुल फजल ने अरबी भाषा को भी ध्यान में रखा है, और फारसी भाषा के भी तत्व
अपनाए हैं। अरबी भाषा की क्या विशेषता थी? इसके लेखन कार्य में दोस्तों धर्म और समाज के बारे में ज्यादा बताया जाता था, तो अबुल फजल ने धर्म और समाज के बारे में बताया, और फारसी भाषा में राजनीतिक इतिहास के बारे में बताया है। तो अबुल फजल ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक इन तीनों स्थितियों के बारे में बताया है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था कि 10वीं शताब्दी तक आते आते 10वीं शताब्दी तक आते आते भारत के अंदर अरबी लेखन परंपरा वो समाप्त हो गई। अरबी लेखन परंपरा समाप्त हो गई और क्या शुरू हो गई? फारसी लेखन परंपरा। फारसी लेखन परंपरा। ठीक है, तो दोस्तों अब फारसी भाषा है वो दरबार की भाषा बन जाती है। और दोस्तों चचनामा आप जानते होंगे, एक बुक है BHIC 131, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। किससे रिलेटेड ये किताब है? चचनामा। अली कूफी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन कासिम की लाइफ पर लिखी गई है। ठीक है, चचनामा मोहम्मद बिन कासिम की लाइफ पर लिखी गई है। राइट, तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है अरबी लेखन और फारसी लेखन। संस्मरण, ऐसी ऐतिहासिक जीवनी, ऐसी ऐतिहासिक जीवनी। जीवनी का मतलब होता है बायोग्राफी, जो व्यक्तिगत याददाश्त के आधार पर लिखी जाती है। जो व्यक्तिगत याददाश्त के आधार पर लिखी जाती है। अब देखो एक राजा है, वो एक दिन महल के अंदर बैठा हुआ, अपने ही रूम के अंदर बैठा हुआ, उसने किसी लेखक को बुला लिया। ठीक है, उसका ही कोई दोस्त है लेखक, उसको बुला लिया अपने रूम के अंदर। तो उससे कहता है कि यार मैं अब 60-65 साल का हो गया हूँ, मेरा बचपन कैसे बीता था। ठीक है, कैसा मैंने युद्ध कला सीखी, कौन कौन से युद्ध हुए मेरे साथ में। ठीक है, मैं कहाँ कहाँ पर गया, किस प्रकार से मेरा राज्य अभिषेक हुआ, किस प्रकार मैंने उत्तराधिकार के युद्ध में जीत हासिल की, किस प्रकार से मैंने दुश्मनों को हराया अपनी जिंदगी में। अगर इस प्रकार से कोई राजा अपनी व्यक्तिगत मतलब याददाश्त के आधार पर बीते दिनों की जो यादें हैं उनके आधार पर अगर वह कुछ लिखने की या बताने की कोशिश करता है, तो उसे वो क्या कहते हैं? संस्मरण। ठीक है, देखो संस्मरण के उदाहरण क्या है? देखो फिरोज शाह तुगलक ने अपना एक संस्मरण तैयार करवाया था, उसका नाम क्या था? फुतुहात। फुतुहात ए फिरोज शाही। अगर दोस्तों आपको ये नाम याद नहीं रहता है तो आप ये लिख कर के भी काम चला सकते हो कि फिरोज शाह तुगलक का संस्मरण, फिरोज शाह तुगलक का संस्मरण। ठीक है, आपको ये नाम तो याद रह जाएगा, बाबरनामा। बाबरनामा, बाबरनामा एक संस्मरण है जो कि बाबर की लाइफ के बारे में बताता है। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। ठीक है, और जहांगीर की लाइफ पर, जहांगीर की बायोग्राफी है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तो आपको ये चार तो कम से कम याद होने चाहिए। अब देखो ये चार याद हो गए, तो आप अपने मन के हिसाब से यहां पर लिख सकते हो संस्मरण में। कैसे लिख सकते हो? कि फुतुहात ए फिरोज शाही में, ठीक है, या फिर फिरोज शाह के संस्मरण में हमें फिरोज शाह के शासनकाल के बारे में पता चलता है, धर्म के बारे में पता चलता है। आप ये चीजें अपने दिमाग से ऐड कर सकते हो। देखो मैंने कहा है कि आंसर अगर नहीं आता है, तो दोस्तों अगर आपके पास में आर्ट है, अगर आपके पास में एक प्रकार की कला है जिससे कि एग्जामिनर को लगेगा ही नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की है, ये स्पेसिफिक टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, आप इस प्रकार से लिख सकते हो अपने आंसर। कैसे? जैसे कि मुझे नहीं आता है फुतुहात फिरोज शाही में क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा कि यह फिरोज शाह तुगलक का एक संस्मरण है। इसके अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक के बचपन के बारे में, उनका राज्याभिषेक के बारे में, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, फिरोज शाह तुगलक के शासन व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, कर व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, भू राजस्व की दरें क्या थी। ठीक है, अन्य लोग हैं वो साम्राज्य के अंदर किस प्रकार से रहा करते थे,
प्रजा और राजा के बीच में क्या संबंध हुआ करते थे। ठीक है, अकबरनामा भी ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हर राजा के बारे में कुछ कुछ लिख सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो आप किताब पढ़ लेना। ठीक है, देखो इनसा क्या होता है, एक पत्र लेखन होता है, पत्र लेखन, लेटर राइटिंग, उसको क्या कहते हैं, इंशा। ठीक है, तो इंसा लेखन एक कला के रूप में विकसित हुआ। इंशा पत्र लेखन होता है और एक कला के रूप में विकसित होता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र आते हैं, यानी कि दोस्तों राजा को, सुल्तान को जो लेटर लिखे जाते थे उनको व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। एक राजा दूसरे राजा को जो पत्र लिखता था वो व्यक्तिगत पत्रों में आता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों राज्य के पत्र भी शामिल होते हैं। जो दूत ले लेके आते थे, राजा के दरबार के अंदर आते थे, तो वो राज्य के पत्र लेके आते थे, तो वो भी इंशा परंपरा में आता है। तो ध्यान से वापस से सुनो, जितने भी लेटर हैं अगर आप उनको एक जगह इकट्ठा कर दो, ठीक है, उनका एक बढ़िया सा कलेक्शन बना दो, तो यह परंपरा क्या कहलाती है, इंशा परंपरा कहलाती है। ठीक है, अब देखो इंशा परंपरा में उदाहरण देख लो फटाफट से, उदाहरण देख लो आप। एजाज ए खुसरवी, एजाज ए खुसरवी, ये इंसा परंपरा का एक वो है, संग्रह है। ये अमीर खुसरो के द्वारा संग्रहित किया गया था। इसमें मतलब अ, जो व्यक्तिगत पत्र थे, राज्य के जो लेटर हुआ करते थे, वो सब है। इंशा ए मेहरू, इंशा ए मेहरू, इसकी डिटेल मुझे पता नहीं इंशा मेहरू में क्या था। और रियाज, रियाज उल इंशा, रियाज उल इंशा महमूद गावा से रिलेटेड थी ये। ठीक है, महमूद गावा कौन था बाद में बताऊंगा। ठीक है, इंशा ए ताहिर, इंशा ए ताहिर, ये कुछ महत्वपूर्ण इंशा संग्रह थे। तो इसके अंदर हमें व्यक्तिगत पत्र और जो राज्य के जो पत्र हैं उनका कलेक्शन मिलता है। ठीक है, तो इंशा भी हो गए और संस्मरण भी हो गए। ठीक है, अब देखो आधिकारिक दस्तावेज अगर आ जाता है, क्या आ जाता है, आधिकारिक दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें क्या क्या आता था वो समझ लो। ठीक है, सम्राट राजकुमार मंत्रियों द्वारा जारी किए गए आदेश अथवा नियमों वाले दस्तावेज को आधिकारिक दस्तावेज कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या क्या शामिल होता तो वो देख लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों फरमान शामिल होते थे। ठीक है, इसका मतलब बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। निशान, आधिकारिक दस्तावेज में निशान भी शामिल होते थे। परवाना, परवाना ये भी शामिल होता था। और हस्ब उल हुक्म, हस्ब उल हुक्म ये भी शामिल होता था इसके अंदर। और दस्तूर उल अमल, दस्तूर उल अमल। ठीक है, तो आधिकारिक दस्तावेज ये राजकुमारों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा जारी किए जाते थे। इसमें क्या क्या शामिल होता था, फरमान, निशान, परवाना, हश्व उल हुक्म और दस्तूर उल अमल। अब फरमान है दोस्तों, इनको कौन जारी करता था, इनको सम्राट जारी करता था, सम्राट जारी करता था, इनको सम्राट जारी करता था, किए जाते थे, वो परवाना कहलाते हैं। तो राजा के द्वारा अधीनस्थों को जारी किए जाने वाले आदेश परवाना कहलाते हैं। हश्ब उल हुक्म, ठीक है, हश्ब उल हुक्म ये क्या था कि राजा है वो मंत्री को आदेश देता था, राजा है मंत्री को आदेश देता था कि आपको ये नोटिस जनता के सामने दिखाना है, तो उसको अपन हश्ब उल हुक्म कहते थे। दस्तूर उल अमल क्या है, प्रशासनिक नियम। ठीक है, प्रशासनिक नियम, इसको भी राजा, राजकुमार ये सब जारी किया करते थे। तो आधिकारिक दस्तावेज में बस ये सब लिखना है। सूफी लेखन में क्या क्या लिखना है, सूफी लेखन में देखो, अगर सूफी लेखन आ जाता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको।
सूफी संतों के द्वारा जो लेखन है, सूफी संतों के लाइफ पर, सूफी संत कहाँ पर गए, कौन कौन सी सिलसिला भारत में है, तो ये सब सूफी लेखन कहलाता है। ठीक है, इसकी तीन कैटेगरी होती है, सूफी लेखन की तीन कैटेगरी होती है। मलफूजात, मलफूजात और मकतूबात, मकतूबात और एक कैटेगरी और होती है सूफियों की जीवनी, सूफियों की जीवनी। तीन कैटेगरी अभी ठीक है। तो सूफी लेखन में मलफूजात, मकतूबात और सूफियों की जीवनी है। मलफूजात में सूफी संतों के संवाद आते हैं, मकतूबात में सूफी शिक्षक अपने शिष्यों से कैसे बात करता है, अपने स्टूडेंट से। सूफियों के जीवन में चमत्कार, सूफी संतों के उपदेश, जीवन और सूफी संतों की घटनाएं आती हैं। ठीक है, तो विदेशी यात्रियों के द्वारा भारत में यहाँ पर घूमने पर उनको भारत का समाज कैसा लगा, यहाँ के राजा कैसे थे, राजा और प्रजा के बीच में संबंध कैसा था, भू राजस्व की दरें कैसी थी। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हैं, भारत में रह के गए हैं। जैसे कि मैंने सर टॉमस रो के बारे में बताया था। ठीक है, सर टॉमस रो। एक दोस्तों पेलसर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, जो बेल्जियम का निवासी था, आगरा में रहा था काफी दिनों तक। और एक दोस्तों बर्नियर, बर्नियर फ्रांस का यात्री था। बर्नियर, बर्नियर, पेलसर्ट, सर टॉमस रो। ठीक है, और टेवर्नियर, सब आपका विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में सर टॉमस रो, पेलसर्ट, बर्नियर, टेवर्नियर और मानुची, इन्होंने किस तरह से भारत की व्याख्या की है, यहाँ के जो राजा महाराज हैं उनके बारे में लिखा है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और बच जाता है, अगर ये आ जाता है तो कैसे अपन वहां पर अटेम्प्ट करेंगे। क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपराएं। देखो सबसे पहले तो आपको वो सवाल करने हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा आता हो, 8 में से 5 ही करने हैं, और आपके पास में टाइम है तो दोस्तों ऐसे सवालों को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफी कम लोग ऐसे सवालों को अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो आप वहां पर फायदे की स्थिति में होंगे। क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा, देखो इसमें क्या है, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो इतिहास से संबंधित रिकॉर्ड हमें मिले हैं, उन रिकॉर्ड्स को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा के नाम से जाने जाते हैं। जैसे दोस्तों जयपुर रिकॉर्ड्स, जयपुर रिकॉर्ड्स, ये दोस्तों 17वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों राजाओं के द्वारा जारी किए गए फरमान, निशान, सनद शामिल है। सनद क्या होता है, प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र को सनद कहते हैं। तो जयपुर रिकॉर्ड्स आपको ध्यान रखना है। देखो जयपुर रिकॉर्ड अगर आप देखते हो, समझते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान के जो राजा थे, राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, उनके मुगलों के साथ में क्या रिलेशनशिप थी और क्या वो बेहतर थी या बेहतर नहीं थी, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो राजस्थान के जो राजपूत थे और मुगलों के साथ अगर संबंध समझना है तो हमें जयपुर रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। इसमें मतलब बहुत सारी मतलब वो हैं कथाएं वगैरह, ठीक है, स्टोरीज हैं काफी ज्यादा। एक है दोस्तों जोधपुर रिकॉर्ड, जोधपुर रिकॉर्ड्स। ठीक है, जोधपुर रिकॉर्ड्स में आपको दोस्तों आपको पता लग जाएगा किसानों के से कितना राजस्व लिया जाता था उस जमाने के अंदर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हासिल बही, ये नाना प्रकार की बहिया यहाँ पर मिली है, हासिल बही, जकात बही। ठीक है, हासिल बही, जकात बही और सनद बही, सनद बही का मतलब प्रमाण पत्र, तो ये जोधपुर रिकॉर्ड में मिलता है। ठीक है, आपको अगर मैं एक और नाम बताऊं तो राजस्थान के अबुल फजल कहे जाते हैं मोहनोत नैन्सी। राजस्थान के अबुल फजल कौन कहे जाते हैं, मोहनोत नैन्सी। तो दोस्तों मोहनोत नैन्सी एक व्यक्ति का नाम है जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने दोस्तों मारवाड़ के क्षेत्र के, मारवाड़ कौन सा इलाका है, राजस्थान का जो जोधपुर के आसपास के इलाके हैं, जोधपुर, जोधपुर, नागौर, पाली, ये सब मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। तो इन इलाकों के मतलब इन इलाकों में कितनी जनसंख्या थी उस समय, कितनी जनसंख्या थी यहाँ पर, ठीक है, कितने नगर थे और कौन कौन सी जाति के लोग यहाँ पर रखा करते थे, मोहनोतनेन्सी के रिकॉर्ड से हमें ये सब मिलता है। जानवर कितने रखते थे लोग, ठीक है, वो भी हमें मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों पुणे अभिलेखागार है,
काफी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं आज भी। पुणे अभिलेखागार, पुणे क्या है, महाराष्ट्र का एक जिला है। और पुणे को आप पुणे भी कहते हैं, पूना भी कहते हैं, इसको पुणे हिंदी में कहते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में है, जिला है। तो पुणे अभिलेखागार, अभिलेखागार एक संग्रहालय, एक म्यूजियम होता है जहां पर पुरानी चीजें, पुराने डॉक्यूमेंट्स, पुराने फोटोग्राफ्स वो रखे होते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि पुणे अभिलेखागार में 50 मिलियन दस्तावेज, यानी कि 50 मिलियन का कितना मतलब होगा, 5 करोड़ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए। अगर पुणे अभिलेखागार में जाते हैं, समझते हैं, तो आपको दोस्तों मराठों के और मुगलों के कैसे संबंध थे वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको असम का इतिहास समझना हो, तो असम का इतिहास समझने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, बुरंजी साहित्य की। बुरंजी साहित्य, असम में कौन कौन राजा हुए, कैसा संघर्ष चला है, बुरंजी साहित्य अगर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो कश्मीर का अगर इतिहास जानना है, कश्मीर का इतिहास जानना है, तो हमें संस्कृत की रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि अ, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी ये बता सकते हैं कि किसके द्वारा लिखी गई थी, कल्हण, कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई थी। और कश्मीर की हिस्ट्री अगर जाननी है प्रॉपर वे में, तो कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी पढ़ना होगा, ठीक है, ये बता दिया मैंने। और अगर विजयनगर का इतिहास जानना है, विजयनगर जो कि 1347 ईस्वी में स्थापित हुआ था, सॉरी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने स्थापित किया था, ठीक है। और मतलब एक किताब है, अगर विजयनगर के बारे में समझना है, राय वाच कमू, ठीक है। तो ये सब क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा के अंदर आ जाएंगे। मैं आपको वापस से रटा देता हूँ, क्षेत्रीय ऐतिहासिक परंपरा जब भी सवाल आएगा 10 नंबर का कल आता है तो आपको दोस्तों जयपुर रिकॉर्ड के बारे में ध्यान रखना। इसमें राजपूत और राजस्थान के जो राजा थे उनके बीच में संबंध पता चलते हैं, जयपुर रिकॉर्ड्स, ठीक है। एक जोधपुर रिकॉर्ड्स याद रखना, जोधपुर रिकॉर्ड्स, जोधपुर रिकॉर्ड्स, ठीक है। मोहनो तिनेंसी का नाम ध्यान में रखना, वो जोधपुर के लोगों के बारे में काफी कुछ बताता है, मोहनो तिनेंसी। तो जयपुर रिकॉर्ड, जोधपुर रिकॉर्ड, और पुणे अभिलेखागार, ये भी नाम आप ध्यान रखना, पुणे अभिलेखागार, ठीक है। इसके बाद में असम का इतिहास समझना, बुरंजी साहित्य, कश्मीर का समझना है तो राजतरंगिणी किताब पढ़नी पड़ेगी, और विजयनगर का समझना है तो राय वाचुकम। तो दोस्तों ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में धर्म और राजनीति का स्वरूप पढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, याद करो, प्रतीकात्मक राज्य, प्रतीकात्मक राज्य। मैं मतलब बता देता हूं कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्वरूप था, मतलब वो प्रतीकात्मक क्यों था। देखो विजयनगर के जो राजा हुआ करते वो राजधानी के अंदर बैठते थे, और विजयनगर राजाओं की जो राजधानी हुआ करती थी वो हम्पी हुआ करती थी। हम्पी आज के टाइम पर कर्नाटक स्टेट में आती है, हम्पी राजधानी, ठीक है। और देखो विजयनगर काफी लंबा चौड़ा एक साम्राज्य था। तो राजा क्या करता था, वो शासन प्रशासन को चलाने के लिए नायकों को नियुक्त करता था। देखो यहाँ पर नायक तो नियुक्त हो जाएंगे, ठीक है। अब गांव के दूर दराज के जो इलाके होते हैं, देहात वाले, वहां पर राजा तो जा नहीं सकता है, सीधी सी बात है। तो वो अपने नायकों को वहां पर शासन प्रशासन, कानून व्यवस्था और भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए उनकी नौकरी वहां पर दे देता है, ठीक है। तो राजा अपने नायकों के माध्यम से यहाँ पर शासन करता था, ठीक है। एक्चुअल शासन कौन कर रहा है, यहाँ पर नायक कर रहा है, लेकिन वो शासन है वो राजा के माध्यम से किया जाता था। तो इसी प्रकार के शासन को अपन क्या कहेंगे, प्रतीकात्मक राज्य। इस प्रकार के राज्यों को क्या कहेंगे, प्रतीकात्मक राज्य, जहां पर राजा स्वयं न शासन करके अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने यहाँ पर जो नायक काम करते हैं उनके माध्यम से, अगर वहां पर जिस राज्य में शासन चला रहा उस राज्य को प्रतीकात्मक राज्य कहते हैं। आ गए समझ। वेरी गुड। अब देखो दूसरा पॉइंट है इसमें, विजयनगर साम्राज्य में धर्म और राजनीति। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्राह्मणों की राजनीतिक भूमिका, ब्राह्मणों की राजनीतिक
भूमिका। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा है कि विजयनगर के जो राजा थे ना, वो एक तो नायकों से काफी कांटेक्ट रखते थे, ठीक है, काफी संपर्क में रहते थे, और दूसरे ब्राह्मणों से, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण है दोस्तों वो राजा के साथ में ही रहते थे, ठीक है, उनको हवन, यज्ञ, अनुष्ठान ये सब करवाते रहते थे, ठीक है। तो ब्राह्मण है दोस्तों, ब्राह्मण को काफी मात्रा में जमीनें दी जाती थी, ठीक है, और पैसे वगैरह भी दिए जाते थे, क्योंकि राजा को मतलब राजा के शासन को एक प्रकार से वैधता देता था। जनता में ये फैलाने की कोशिश करते थे ब्राह्मण की जो राजा है वो देवीय उत्पत्ति के आधार पर आप पर शासन कर रहे हैं, यानी कि भगवान की खुद इच्छा है कि आप पर शासन यही राजा करे, ठीक है। तो दोस्तों नायकों और ब्राह्मणों की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा हुआ करती थी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी, ठीक है। तो ब्राह्मण जैसे आपके मन के अंदर जब आता है ब्राह्मण शब्द, तो ब्राह्मण का मतलब आप क्या पाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो वेदों को पढ़ाता और पढ़ता है, समाज के अंदर ज्ञान बांटने का जो काम करता है वो ब्राह्मण करता है। आप ऐसा सोचते हैं कोई हवन, यज्ञ, अनुष्ठान ये सब करवाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो ब्राह्मण थे उनका काम कुछ अलग था, ठीक है। कुछ ब्राह्मणों ने किलों का काम भी संभाला, यानी कि दुर्ग का कार्य भी संभाला। और जब विजयनगर का सचिवालय था जहां पर प्रशासन के संबंधित काम किए जाते थे, तो ब्राह्मणों ने दुर्गों को संभाला, प्रशासन के काम को संभाला, ठीक है। यानी कि दोस्तों ब्राह्मण जो थे वो धार्मिक कार्य यहाँ पर नहीं कर रहे थे, धार्मिक कार्य ना के बराबर करते थे। इसके अलावा उनको लगता था कि धर्म के कार्यों में हम हवन, यज्ञ, अनुष्ठान करवाएंगे राजा को तो हमें कम पैसा मिलेगा, हम कभी अच्छे लेवल पे अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम किलों को संभालेंगे, हम प्रशासनिक कार्यों को संभालेंगे, हम सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, तो हमारी स्थिति है वो ज्यादा अच्छी रह जाएगी। तो ब्राह्मणों की राजनीतिक भूमिका में इस तरह से आपको लिखना है। अब देखो थर्ड पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य में धर्म और राजनीति, राजाओं कोमा संप्रदायों, राजाओं कोमा संप्रदायों, राजाओं कोमा संप्रदायों और मंदिरों के मध्य संबंध, और मंदिरों के मध्य संबंध। राजाओं संप्रदायों, संप्रदाय का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप अभी धर्म मानो, धर्म और संप्रदाय, ठीक है। संप्रदाय का मतलब धर्म, अभी अभी के लिए, क्योंकि ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन अभी के लिए संप्रदाय का मतलब आप धर्म मानो। तो राजाओं का धर्म और मंदिरों के साथ में किस प्रकार से संबंध होता था। अब देखो इसमें क्या लिखना है, विजयनगर के राजाओं ने दूर दराज के इलाकों पर, विजयनगर के राजाओं ने दूर दराज के इलाकों पर प्रभावी शासन करने के लिए, प्रभावी शासन करने के लिए स्थानीय तमिल धार्मिक संगठनों जैसे मंदिरों के साथ संबंध स्थापित किए। अब देखो विजयनगर साम्राज्य का अपन नक्शा बनाते हैं, ऐसा कुछ रहा होगा। यहाँ पे हम्पी में राजा बैठता था, तो मतलब मंदिर भी तो बने होते थे। विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे वो अधिकतर, मतलब अधिकतर का लगभग हिंदू थे, हिंदू राजा यहाँ पर शासन किया करते थे, तो यहाँ पर मंदिर बने हुए थे, ठीक है, मंदिर यहाँ पर बने हुए थे। अब राजा क्या करते थे दोस्तों, मंदिरों के जो पुजारी वगैरह होते हैं मंदिरों के साथ में संबंध अच्छे स्थापित करते थे, ताकि राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच पाए। तो दूर दराज के इलाकों पर प्रभावी शासन करने के लिए राजाओं ने धर्म का सहारा भी लिया, और मंदिरों के जो पुजारी महंत होते थे उनके साथ में भी अच्छे संबंध स्थापित किए, ठीक है। मंदिरों को काफी ज्यादा दान भी दिया जाता था विजयनगर के राजाओं के द्वारा। और दोस्तों मंदिरों को पैसा तो दिया जाता था, साथ में जमीनें भी दी जाती थी, ठीक है। और मंदिर है वो इसी जमीन का इस्तेमाल करके यहाँ पर किसानों से खेती बाड़ी वगैरह है वो सब करवाया करता था, ठीक है, मंदिर के जो पुजारी होते थे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो मंदिर थे वो कृषि अर्थव्यवस्था, वो कृषि अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे, ठीक है। क्योंकि मंदिर है उसके नीचे काफी सारा जमीन आया करता था, उस जमीन पे काफी सारे जो किसान है वो काम करते थे, और पैदावार को बेचकर पैसा भी कमाया जाता था। तो इस प्रकार से जब अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि के उत्पादों को बेचा जाता है तो उसको कहते हैं अपन कृषि अर्थव्यवस्था। तो विजयनगर साम्राज्य में मंदिर कृषि अर्थव्यवस्था का काम किया करते थे, ठीक है। तो ये दो सवाल आपको रट लेने हैं।
बहमनी शक्ति का उदय, बहमनी शक्ति का उदय। देखो अपना एक और सवाल है नया, मुगलों का भू राजस्व। इसको समझते हैं। भू राजस्व का मतलब होता है जमीन के जो ऊपर पैदावार होती है, ठीक है, उस पैदावार पर कुछ पैसा टैक्स के रूप में लिया जाता है, उसी को क्या क्या कहते हैं, भू राजस्व है। और पैसे की जरूरत किसको नहीं पड़ती है, राजा को भी पड़ती थी, क्योंकि राजा है, अब वो अपने सैनिक अधिकारियों को, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, ठीक है, और खुद के परिवार रिश्तेदार नातेदारों के लिए, ठीक है, पैसा तो चाहिए होता है। तो भू राजस्व एक प्रमुख स्रोत था मुगलों के टाइम की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है इसका। मैंने आपको पीडीएफ भी भेज रखा है, यूनिट नंबर 10 ही है, पीडीएफ है, ठीक है। इसको पढ़ाने के लिए मुझे 3-4 दिन से ज्यादा टाइम लगा था, आई थिंक 1 हफ्ता लगा था, काफी बड़ा चैप्टर है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो देख लो एक बार, रट लो पॉइंट। देखो भू राजस्व के 2 चरण होते थे, 2 स्टेज होते थे मुगलों के टाइम पर। एक तो होता था जमा, ठीक है, 2 प्रक्रिया के बाद में भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। एक होती है हासिल, जमा और हासिल, जमा और हासिल। जमा क्या होती है, जमा होती है मतलब कि मुगलों के जो अधिकारी होते थे वो खेत को देख के आते थे पहले तो, कि इस खेत से हमें कितना रुपया पैसा मिल सकता है, ठीक है। तो अनुमान के आधार पर भू राजस्व वो निर्धारित करना, वो जमा कहलाता है। हासिल का मतलब होता है कि वास्तविक रूप में, अब देखो बरसात आ गई, ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो फसल खराब हो सकती है, तो हासिल किसको कहते हैं, वास्तविक, वास्तविक कर को कितना एक्चुअल में पैसा मिल रहा है उस जमीन से, उसको कहते हैं हासिल। तो मुगलों के टाइम पर भू राजस्व निर्धारित करने की 2 प्रक्रियाएं थी, जमा, जमा में अनुमान लगाते थे, प्रेडिक्ट कर किया करते थे। हासिल के अंदर एक्चुअल में कितना पैसा उस जमीन से आ रहा है, वो हासिल कहलाता था। अब देखो मुगलों के टाइम पर, मुगलों के टाइम पर अपन प्रणालियां देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसी प्रणालियां थी जिनके माध्यम से कर निर्धारित किए जाते थे। एक तो थे गल्ला बख्शी प्रणाली, ठीक है, ये 20 नंबर का सवाल देखने के लिए कल मिल सकता है, तो थोड़ा सा सीरियस होकर समझेंगे यहाँ पर। गल्ला बख्शा प्रणाली, इसके अंदर क्या करते थे वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट लिखने हैं छोटे छोटे। देखो गल्ला बख्शी का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया कि खेत के अंदर सपोज करो गेहूं लगा हुआ था, ठीक है। अब गेहूं के जो डट्ठल होते हैं, ठीक है, गेहूं के डट्ठल होते हैं, इनको अलग अलग कर लिया, जैसे कि मतलब 6 डट्ठल हुए टोटल, तो 3 डट्ठल, सॉरी यहाँ पर मैं 2 ही लिख रहा हूँ, कि 2 डट्ठल वो हो जाएंगे मुगल राज्य के, ठीक है, और 4 डट्ठल है वो किसान अपने पास में रख सकता है। तो गल्ला बक्से में क्या करते थे, मतलब जब डट्ठल बन जाते हैं, डट्ठल मतलब गेहूं के जो बालियां होती है उनको अगर एक साथ रख देते हैं अपन, और इनको गेहूं की गेहूं की सहायता से बांध देते हैं, ठीक है। हमने देखा होगा गेहूं का पेड़, ठीक है, उससे बांधते हैं, गेहूं की जो डट्ठल होते हैं उसको गेहूं की पौधे से ही बांध देते हैं, ठीक है। तो डट्ठल को मतलब डिसाइड कर लिया जाता था, किसान इतने डट्ठल रखेगा और राज्य इतना डट्ठल रखेगा, ठीक है। डट्ठल लिखो या फिर गट्ठर याद करना, गट्ठर, ठीक है, जो मतलब ऐसे होते हैं, बालियां रखी रहती है, इनको एक साथ रख दो आप, ठीक है, तो और इसको ऐसे बांध दो, ये गट्ठर कहलाता है, गेहूं का गट्ठर। तो गट्ठर को फिक्स किया जाता था कि मुगल राज्य उनके पास में इतना गट्ठर जाएगा और किसानों के पास में इतना गट्ठर जाएगा। अब गल्ला बक्सी में एक और चीज थी कि अगर फसल कट गई, अगर फसल कट गई तो कटने के बाद में तुरंत की तुरंत, तुरंत की तुरंत ये निर्धारित किया जाता था
कि मुगलों के पास में इतना अनाज जाएगा, इतना अनाज जाएगा और किसान है वो इतना अनाज रख सकते हैं। ठीक है, तो ये गल्ला बख्शी विधि थी। अब देखो दूसरी प्रणाली क्या थी, दूसरी भी याद कर लो, बहुत आसान सी है क्योंकि ये 20 नंबर का सवाल है, लिखना होगा इसमें। कनकूत प्रणाली, कनकूत प्रणाली। ठीक है, देखो कन का मतलब होता है अनाज, भू राजस्व निर्धारित करने की दूसरी प्रणाली थी कनकूत प्रणाली। कन का मतलब होता है अनाज, कूत का मतलब होता है मूल्यांकन या निर्धारण, एक ही बात है। तो कनकूत प्रणाली में अनाज का मूल्यांकन किया जाता था, इसमें रस्सी से सतह चलकर कदमों द्वारा खेत को मापा जाता था। कनकूत प्रणाली में मतलब एक खेत में कितना पैसा मिलेगा, मुगलों को कैसा मापा जाता था, एक रस्सी ले ली जाती थी, रस्सी, उससे खेत को मापा जाता था। या मतलब मुगलों के जो अधिकारी होते थे वो कदमों के माध्यम से, कदमों के माध्यम से मतलब चलकर मतलब खेत में अनुमान लगा लेते कि भाई यहाँ तो चावल है, ठीक है, इतने कदम हो चुके हैं, या फिर इस रस्से की लंबाई इतनी है, तो उस हिसाब से वहां पर भू राजस्व तय किया जाता था। कनकुत प्रणाली में अनाज के मूल्यांकन किया जाता था रस्सी की सहायता से और कदमों की सहायता से, यानी कि चलकर। ये कनकुत प्रणाली थी। तीसरी प्रणाली क्या थी, जब्ती। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब्ती प्रणाली क्या होती थी, जब्ती प्रणाली, ध्यान से सुनते चले जाओ। यह मुगल काल के राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसकी शुरुआत शेर शाह सूरी के टाइम पर हुई थी। शेर शाह सूरी, ठीक है, अफगानिस्तान का एक सरदार था जिसने भारत पर 1540 से लेकर 1545 के बीच में शासन किया था। भारत में द्वितीय अफगान वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो शेर शाह सूरी लेके आया जब्ती प्रणाली। जबकि दोस्तों अंतिम रूप किसने दिया, अंतिम रूप दिया जब्ती प्रणाली को अकबर ने। अकबर ने शुरुआत किसने की, शेर शाह सूरी ने, अंतिम रूप दिया अकबर ने। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता था दोस्तों, मतलब इसके अंदर प्रति बीघा, प्रति बीघा की उपज देखी जाती थी। इतना याद रखो आप, जब्ती प्रणाली में प्रति बीघा उपज देखी जाती थी। यानी कि दोस्तों अगर 5 बीघा जमीन है तो जमीन को पहले तो बांटा जाता था। ठीक है, अब देखो एक खेत की जो जमीन है वो एक जैसी कई बार नहीं होती है। कई बार हो मतलब थोड़ा सा खेत है उसमें कंकड़ पत्थर रखे, थोड़े से खेत में चिकनी मिट्टी है, ठीक है, फिर बालू मिट्टी आ गई, तो खेत को ऐसे बांटा जाता था। जब्ती प्रणाली के अंदर खेत को बांटा जाता था और प्रति बीघा उपज है 1 बीघा के अंदर, जैसे कि 1, 2, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 6 बीघा। ठीक है, तो जैसे कि मेरा खेत 6 बीघा है, तो प्रति बीघा, प्रति बीघा भू राजस्व डिसाइड किया जाता था कि इस बीघा से कितना आएगा, इस बीघा से कितना आएगा। तो यह जब्ती प्रणाली कहलाती थी। ठीक है, जब्ती प्रणाली ने अपना अंतिम रूप यानी विकसित रूप, विकसित रूप वो अकबर के टाइम पर ले लिया था। राइट, अब देखो अकबर ने दोस्तों अपने टाइम पर भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए, को संग्रहित या फिर कलेक्ट करने के लिए उसने एक प्रकार के अधिकारी लगाए थे। उन अधिकारियों को कहा गया करोड़ी। ठीक है, यहाँ पर ये करोड़ नहीं है, करोड़ी है। एक प्रकार का ये अधिकारी वर्ग था जिसका काम था किसानों से टैक्स वसूलना। करोड़ी कौन होता था, अधिकारी वर्ग, और यह टैक्स वसूलता था। एक सेकंड, अकबर के टाइम पर दोस्तों मतलब 3 बीघा जैसे जमीन है, 3 बीघा जैसे जमीन है, तो उसमें से 1/3 जमीन पर जो पैदावार होगी उसको मुगल साम्राज्य को देना होता था। ठीक है, और अकबर के टाइम पर ही जमीनों को मापने के लिए मतलब लोहे के कड़ी लगे बांस की छड़ों का इस्तेमाल होता था। जमीनों को कैसे मापते थे, बांस की
छड़ों की सहायता से, बांस की छड़ों की सहायता से जमीन मापी जाती थी। अकबर ने क्या किया था, जहां पर पैदावार अच्छी होती थी, जहां पर पैदावार अच्छी होती थी, जैसे कि कोई उपजाऊ जमीन है, ऐसी जमीन जो नदी के आसपास इलाकों में, तो वहां पर बम्पर पैदावार होती थी, चावल, गेहूं, मक्का, ये सब कुछ बहुत अच्छा होता था। तो उस जमीन पर दोस्तों कितना टैक्स लगाया, 1/3। 1/3 को अपन परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना निकल के आता है, ये 33.33% निकल के आता है। यानी कि दोस्तों अगर आपके खेत में अगर 100 किलो गेहूं होता है, तो उसके मतलब उसका 33.33 किलो गेहूं वो मुगलों का हो जाएगा। ठीक है, इतना टैक्स लिया जाता था। अगर दोस्तों मतलब कहीं पर थोड़ी उबड़ खाबड़ जमीन है, थोड़ी पथरीली जमीन है, ठीक है, तो उस पर कितना टैक्स लिया जाता था, 1/6। 1/6, ठीक है, सॉरी 1/4 है, 1/4। 1/4 को अगर प्रतिशत में बदले तो गुणा 100, सॉरी 1/4 गुणा 100 तो 25%। दोस्तों 25 किलो गेहूं अब मुगल लेंगे। और दोस्तों अगर बहुत बेकार जमीन है, बंजर टाइप की जमीन है, यानी कि दोस्तों उस जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है बहुत कम, तो मुगल भू राजस्व के रूप में कितना टैक्स लेंगे, तो वो 1/6 से लेकर 1/8, यानी कि दोस्तों 1/6 का मतलब होगा 16% के आसपास, और 1/8 का कितना हो गया, 12% के आसपास। ठीक है, तो जैसे जैसे जमीन की उत्पादकता घटती चली जाती थी, उस जमीन पर उतना ही कम पैसा है वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है, अकबर के टाइम पर दोस्तों मुगलों ने क्या किया था, भूमि की माप को अनिवार्य बता दिया था। चाहे आपकी भूमि परती भूमि, परती भूमि का मतलब होता है कि ऐसी जमीन जिसको त्यागा गया है। जैसे कि दोस्तों आप गांव देहात के इलाकों में कभी विजिट करना हो, तो आपको ऐसी जमीन मिलेगी जहां पर गाय भैंस बकरी ये सब कुछ चरते हुए नजर आते हैं, वहां पर किसी का घर नहीं बना होता है, उस जमीन को कहते हैं परती भूमि। तो अकबर के टाइम पर परती भूमि, बंजर भूमि, ठीक है, और जहां पर फसल की जाती थी, जहां पर घर थे, सभी भूमियों की माप अनिवार्य कर दी गई थी। भूमि की माप अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, प्रत्येक फसल हेतु नगद राजस्व का निर्धारण किया गया था। यानी कि दोस्तों किसान को फसल को बेचकर तुरंत तुरंत के तुरंत मुगल साम्राज्य के अधिकारियों को पैसा देना पड़ता था। देखो, भू राजस्व दो तरीकों से दिया जाता है, या तो पैसे दे सकते हो, ठीक है, या फिर अनाज दे सकते हो। तो अकबर के टाइम पर जो भू राजस्व की वसूली थी वो नगद रूप में की गई थी। ठीक है, मुगलों के टाइम पर सपोज करो ये वाला इलाका आता था, ठीक है, तो दोस्तों इसको दस्तूरों में बांट दिया जाता था। मुगलों के समय, अकबर के समय, ठीक है, अकबर के समय भू राजस्व को निर्धारित करने के लिए, भू राजस्व को कलेक्ट करने के लिए इन क्षेत्रों को किस में बांट दिया जाता था, दस्तूरों के अंदर। दस्तूर क्या होते हैं दोस्तों, क्षेत्रों के नाम होते हैं, जैसे कि दस्तूर नंबर 1, दस्तूर नंबर 2, दस्तूर नंबर 3, ऐसे दस्तूर क्षेत्रों में बांट दिया जाता था। ठीक है, तो दस्तूर क्षेत्र के अंदर बांट करके मतलब जो वसूली है वो की जाती थी। ठीक है दोस्तों, कई बार जो मुगलों के जो अधिकारी होते थे, भू राजस्व अधिकारी, भू राजस्व अधिकारी, वो दोस्तों भ्रष्टाचार करते थे। ठीक है, यानी कि किसान ने सपोज करो 40 रुपए दे दिए टैक्स के रूप में, तो मुगल विभाग को, ठीक है, जो राजस्व विभाग होता था उसको क्या दिखाया कि हमें तो इस किसान से 30 रुपए ही मिले, 10 रुपए उन्होंने अपनी जेब में डाल लिए। तो इस प्रकार से करप्शन भी किया है कई सारे अधिकारियों ने। ठीक है, और कई बार क्या होता था दोस्तों, जमीन को मापते टाइम भी कई प्रकार के जो अधिकारी होते थे वो धांधली करते थे, धोखाधड़ी करते थे। ठीक है, किसान को कुछ पैसा वगैरह दे करके और बहुत सारा पैसा वो अपने पास में रख लिया करते थे। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि मुगलों के टाइम पर जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें नस्क प्रणाली भी आती थी। मुगलों के काफी सारे इलाके मुगलों के पास में थे,
तो उसमें से नस्क प्रणाली क्या थी वो एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों एक प्रकार की यह विधि थी भू राजस्व को कलेक्ट करने की। इसमें दोस्तों मतलब फसल के जो पुराने रिकॉर्ड होते थे, फसल के पुराने रिकॉर्ड होते थे, उनके आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। जैसे कि दोस्तों अगर मुझे नस्क प्रणाली के तहत किसी भी इलाके का लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व अगर डिसाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि 2016 के अंदर इस जमीन से मुगलों को कितना पैसा मिला था, जैसे कि मैं लिख दूं 3100 रुपये, वो टैक्स के रूप में मिला था। 2010 के अंदर इस जमीन से कितना पैसा मिला था, 2600 रुपये, ठीक है। और 2008 के अंदर कितना मिला, वो मिला मुझे 2800 रुपये। तो मैं क्या करूंगा, नस्क प्रणाली के भीतर इन सब का एवरेज निकालूंगा, ठीक है, इन सब पैसों का एवरेज निकाल दूंगा। तो एवरेज सपोज करो कि 2850 रुपये निकल के आया एवरेज, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा उस किसान को कि भाई तू एक काम कर, 2850 रुपये दे और भू राजस्व है वो तुमसे ले लिया जाएगा, ठीक है, इतना ही भू राजस्व तुम दोगे। तो ये नस्क प्रणाली होती थी दोस्तों। नस्क प्रणाली कहाँ पर अपनाई जाती थी, यानी कि फसल के पुराने रिकॉर्ड्स को देख करके भू राजस्व डिसाइड करना, वो कश्मीर में अपनाई जाती थी, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पर भी करों की दर है वो बढ़ाई गई, करों की रेट बढ़ाई गई, क्योंकि दोस्तों अकबर सॉरी औरंगजेब को पैसों की इसलिए आवश्यकता पड़ती थी क्योंकि दक्कन भारत वो जीतना चाहता था, ठीक है। और सैनिक अभियान अगर करते हैं आप, ठीक है, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सैनिकों के रख रखाव के लिए, सैनिकों की सैलरी देने के लिए, हथियारों के लिए और राशन पानी के लिए पैसा चाहिए। तो औरंगजेब के समय भू राजस्व की जो दरें थी वो बढ़ गई, और अकबर के शासनकाल से भी ज्यादा वो दरें थी। भुगतान का माध्यम आपको याद हो गया कि अकबर के समय तो नगद भुगतान किया करता था, यानी कि किसान अगर फसल काट लेता है, किसान अगर फसल काट लेता है तो उसको कहाँ पर बेच के आएगा, वो बेच के आता था मंडी के अंदर, मंडी के अंदर वो जाता था और उसको कुछ पैसा मिल जाता था, ठीक है। उसी पैसों को वो मुगलों के भू राजस्व अधिकारियों को देता था, ठीक है। दोस्तों कई बार है ना किसानों को राहत भी दी जाती थी, जैसे कि किसी की फसल चौपट हो गई, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर आ गया है, तो फसलों को मतलब फसलों को बर्बादी के आधार पर, ठीक है, जैसे कि बाढ़ आ गई, आग लग गई, तो इसके आधार पर ऋण भी दिए जाते थे और राहत भी दी जाती थी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार आप टैक्स दे देना, ठीक है। और अधिकारियों के नाम याद करो। मुगलों के टाइम पर कौन से अधिकारी होते थे जो कि कर वसूलते थे, तो एक तो करोड़ी का नाम याद रखना, ठीक है। एक याद रखना अमीन का, नोट अमीन, अमीन है ये, अमीन, ठीक है। एक याद रखना कानून गो, कानून गो। भारत के बहुत सारे इलाके हैं दोस्तों, तहसील में आप जब जाते हो, गांव के इलाकों में तहसील में जब जाते हो तो वहां पर कानून गो नाम का एक अधिकारी आज भी मिलता है। और दोस्तों एक और याद रखना चौधरी, ठीक है, और एक शिकदार। ये सब भू राजस्व में लगे हुए थे, शिकदार, चौधरी और मुकद्दम, मुकद्दम तथा पटवारी, ये मुगलों की भू राजस्व में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे। दोस्तों करोड़ी कौन होता था, मतलब करोड़ी का काम था कि वह राजस्व का निर्धारण करेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं साइड में, करोड़ी एक पद का नाम था, एक नौकरी का नाम था, किसी व्यक्ति का नाम नहीं था ये। तो करोड़ी का काम था कि राजस्व निर्धारित करना, राजस्व निर्धारित करना प्लस राजस्व वसूलना भी, प्लस राजस्व वसूलना, ये करोड़ी का काम होता था। अमीन का काम क्या होता था दोस्तों, शाहजहां के टाइम पर यह पद बनाया गया था, शाहजहां के टाइम पर यह पद बनाया गया था। इसका भी काम होता था कि राजस्व निर्धारित करता था ये, राजस्व निर्धारित करता था, ठीक है। और प्रांत मतलब कानून को क्या काम करता था दोस्तों, यह गांव वाले जो इलाके होते थे ना, वहां पर राजस्व का अधिकारी होता था,
गांव वाले इलाकों में राजस्व अधिकारी का काम करता था। चौधरी कौन होता था? ठीक है दोस्तों, ये कानून को था, ये जागीरदारों को और उसके कर्मचारियों को भू राजस्व से संबंधित सलाह भी दिया करता था। और इसके पास में काफी कागज वगैरह, रजिस्टर वगैरह होते थे, जिसमें किसान का नाम, किसान ने कौन सी फसल उगा रखी है, ठीक है, वो सब लिखा होता था। चौधरी इसमें क्या लिख के आएंगे कि यह भी कानूनगो के समान ही एक पद था। यह भी कानूनगो नाम के अधिकारी के समान ही एक पद था। इसका काम था कर वसूली में सहायता करना। कर वसूली में सहायता करना इसका काम था। दोस्तों एक ऋण दिया जाता था मुगलों की तरफ से, तकावी ऋण। तकावी ऋण मतलब किसी किसान को बीज खरीदने हैं, और किसी किसान को फर्टिलाइजर, उर्वरक खरीदने हैं, ठीक है, किसी को पशु खरीदने हैं, किसी को हल खरीदना है, तो वह अगर उसके पास में पैसा नहीं होते तो तकावी ऋण, जिसको अपन एग्रीकल्चर लोन आज के टाइम पे बोलते हैं, मुगलों के टाइम पे तकावी ऋण बोलते थे। तो दोस्तों चौधरी डिसाइड करता था किस किसान को कितना तकावी ऋण दिया जाए। सिकदार क्या होता था दोस्तों? जिले का मालिक सिकदार होता था। आज के टाइम पे जिस पद को आप जिला कलेक्टर बोलते हो, तो पहले के टाइम पे सिकदार होता था। और यह सिकदार कानून व्यवस्था तथा राजस्व व्यवस्था दोनों ही संभाला करता था। सिकदार कानून व्यवस्था और राजस्व व्यवस्था दोनों संभाला करता था। मुकद्दम व पटवारी, इनका काम क्या होता था? ये दोनों ग्रामीण स्तर के अधिकारी हुआ करते थे। मुकद्दम व पटवारी पटवारी ये गांव के स्तर के अधिकारी होते थे। गांव के स्तर के अधिकारी होते थे। और इनको पैसा कितना मिलता था, यानी कि इनकी सैलरी कितनी होती थी? और इनकी मतलब कुल भू राजस्व की 2.5%। यानी कि दोस्तों अगर किसान ने 100 रुपये दिया है, तो उसका 2.5% निकालो, कितना हो जाएगा? ठीक है, 2.5 रुपये ही हो जाएगा। तो 2.5 रुपये वो सैलरी के रूप में मिलता था पटवारी और मुकद्दम को। यह हुआ आपका एक 20 नंबर का और सवाल।